इंड एस 7 में इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। कंपनी प्रोवाइड कर रही है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस एसेट्स जो कि हेल्ड की गई है कंपनी के पास 31 मार्च 2021 के दिन पे। फाइंड आउट करके बताइए फॉलोइंग आइटम्स क्या ये पार्ट बनेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंड एस 7 के हिसाब से। नेम ऑफ द सिक्योरिटीज दे दी गई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो फिक्स डिपॉजिट विद द SBI 12% के हिसाब से 3 ईयर मैच्योरिटी है। मैच्योर कब हो रही है 1 जनवरी 2024 के दिन। तो फिक्स डिपॉजिट विद द SBI जो है सॉल्यूशन में देखेंगे। फिक्स डिपॉजिट विद द SBI जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि 3 ईयर्स मैच्योरिटी की है, इसलिए उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म है। इसलिए यहाँ पर इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट नहीं बनाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट कब बनता है? जब 90 दिन के अंदर अंदर की सिक्योरिटी मैच्योरिटी होती है, या तो कैश इक्विवेलेंट होता है, मतलब कैश का बैलेंस होता है, या तो बैंक का बैलेंस होता है तब। फिक्स डिपॉजिट विद द HDFC 10% है। ओरिजिनल टर्म्स कितनी है? 2 साल की है, बट ड्यू कब हो रही है? ऑन 30 जून 2021 को ड्यू हो रही है, मतलब कि 31 मार्च 2021, और उससे कितने के अंदर मैच्योर हो रही है? 3 महीने के अंदर ये मैच्योर हो रही है। अप्रैल, मई और जून 3 मंथ हो गए, तो 3 मंथ के अंदर ही मैच्योर हो रही है। तो क्या इसको हम लोग मानेंगे? तो यहाँ पर हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ओरिजिनल मैच्योरिटी देखनी होती है। ओरिजिनल मैच्योरिटी अगर लेस देन 90 डेज़ की होती है तभी हम उसको क्या मानेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। यहाँ तो ओरिजिनल मैच्योरिटी कितनी की है? 2 साल की है। भले ही वो मैच्योर हो गई 30 जून 2021 के दिन, लेकिन मैच्योरिटी ओरिजिनल कितने की थी? 2 साल की थी, हमारी 2 साल की टर्म थी। इसलिए यहाँ पर इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन द ABC लिमिटेड एक्वायर किया गया ऑन द 31 जनवरी 2021 के दिन एंड रिडीम किया जा रहा है, उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2021। क्या ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानेंगे? ये इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि 90 दिन के अंदर है, विद इन द 90 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्विजिशन, जब से एक्वायर किया गया है उससे 90 दिन के अंदर है। जनवरी का है, जनवरी से कब रिडीम्ड हो रहा है? अप्रैल के अंदर रिडीम्ड हो रहा है, तो मतलब कितने दिन का हो गया? 90 दिन के अंदर हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनाएंगे। कैश बैलेंस एट वेरियस बैंक्स, सारी ब्रांच ऑफ ऑल द बैंक्स इन इंडिया, जितने भी बैंक के ब्रांचेस है इंडिया के अंदर वो सारे यहाँ पर है। कैश एंड बैंक कैश बैलेंस एट वेरियस बैंक, तो इसको हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। कैश बैलेंस एट वेरियस बैंक्स, यहाँ पर सारी इंटरनेशनल ब्रांचेस है ऑफ द इंडियन बैंक्स, तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। कैश बैलेंस एट वेरियस बैंक्स ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के अंदर जो भी ब्रांचेस फॉरेन बैंक की है वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो क्या इसको इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ द SBI फोर्ट ब्रांच, तो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट है ये, जिसको पेबल है ऑन डिमांड के ऊपर, तो क्या इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। एज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट है एंटिटी के कैश मैनेजमेंट का, यहाँ पर ऑन डिमांड है, इसलिए हमने इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर किया है ओवरड्राफ्ट को, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट को। ट्रेजरी बिल्स जो है क्या उसको इंक्लूड करेंगे? वो 90 डेज मैच्योरिटी के अंदर है, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाइड करके बताए ट्रांजेक्शन जो क्वालिफाइड करेगा कैलकुलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अगर कंपनी बिजनेस के अंदर होती है ट्रेडिंग ऑफ द मोबाइल फोन का ट्रेडिंग करे कंपनी, तो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बताना है हमको। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन दे दिया है, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द मोबाइल फोन्स, तो ये क्या इंक्लूड होगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर बिल्कुल इंक्लूड होगा, क्योंकि ये मेन रेवेन्यू है जो कि जनरेटेड कर रहा है, ये मेन रेवेन्यू है जो कि जनरेट एक्टिविटी कर रहा है, मतलब जो एक्टिविटी मोबाइल फ़ोन को बेचने की और लेने की है उसके अंदर ये आ रहा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसका पार्ट बनेगा। ये जनरेट कर रहा है, ये मेन एक्टिविटी है रेवेन्यू का, इसलिए परचेस किया जा रहा है मोबाइल फोन्स फ्रॉम द वेरियस कंपनीज, क्या ये इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड होगा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है रिलेटिंग टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस पेड, क्या ये इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो रिलेट कर रहा है मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से, इसलिए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड, क्या ये इंक्लूड होगा? इंक्लूड होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस रिलेट टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस है। क्रेडिट सेल्स ऑफ द मोबाइल्स, क्रेडिट सेल्स किया जा रहा है मोबाइल का, तो यहाँ तो कैश फ्लो ही नहीं है, यहाँ तो क्रेडिट सेल्स है, तो इसका मतलब यहाँ तो कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो क्रेडिट सेल्स ऑफ द मोबाइल जो है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर कोई भी कैश फ्लोज इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। रिसिप्ट जब आएगी कस्टमर के पास से तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। मिसलेनियस चार्जेस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर फॉर द रिपेयर्स ऑफ द मोबाइल्स, मिसलेनियस चार्जेस मिले हैं, तो क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रेवेन्यू है जो कि जनरेट कर रही है एक्टिविटीज़। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ओल्ड मोबाइल फ़ोन, लॉस हो रहा है डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू की वजह से, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ओल्ड मोबाइल फ़ोन की वजह से।
तो क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन, पेमेंट किया जा रहा है सप्लायर टू द मोबाइल फ़ोन, क्या इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड होगा, क्योंकि ये कैश आउटफ्लोज है रिलेटिंग टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डेप्रीशिएशन ऑन द फर्नीचर्स ऑफ द सेल्स शोरूम, ये तो नॉन कैश आइटम होता है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स है। इंटरेस्ट पेड ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफ द बैंक, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये तो फाइनेंस का पार्ट है। प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर्स एंड द प्रिंटर्स इन एक्सचेंज ऑफ द न्यू लैपटॉप्स एंड द प्रिंटर्स, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई भी कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, कैश आइटम्स ही नहीं है ये। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, एडवांस मिला है कस्टमर्स के पास से, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा इंक्लूड। क्यों? क्योंकि ये रिलेट कर रहा है ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से। सेल्स टैक्स एंड द एक्साइज ड्यूटी पेड, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा? बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस होता है। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टेकन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पर बैंक है, आइडेंटिफाइड करके बताइए कौन सा ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासीफाइड करेंगे ऑपरेटिंग के अंदर। बैंक के लिए क्या क्या ट्रांजेक्शन ऑपरेटिंग के अंदर आते हैं वो बताना है हमको। विच वुड बी क्लासीफाइड एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और किसको हम लोग इन्वेस्टिंग के अंदर डालेंगे, किसको हम लोग ऑपरेटिंग के अंदर डालेंगे। बैंक है उसके अंदर, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके अंदर किसको हम लोग ऑपरेटिंग बोलेंगे और किसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे वो बताना है। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन पेड किया गया है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन, इंटरेस्ट जो लोन के ऊपर रिसीव्ड हुआ है ये क्या है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है ये। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट, ये क्या है? तो ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये मेन एक्सपेंस है ऑफ द ऑपरेशंस। उसके बाद क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्टेड, डिपॉजिट एक्सेप्ट की गई, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये इन केस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसलिए ये ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। लोन्स गिवन टू द कस्टमर्स, ये क्या होगा? तो ये भी ऑपरेटिंग इन केस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक है, इस वजह से इसको यहाँ पर ना कर गया है। लोन्स रीपेड बाय द कस्टमर्स, ये किसका पार्ट है? ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट है इन केस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इस वजह से इसका भी क्या होगा? ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा। डिपॉजिट रीपेड, डिपॉजिट रीपेड की गई, ये भी ऑपरेटिंग इन केस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बैंक है, इस वजह से यहाँ पर हम इसको ऑपरेटिंग के अंदर रख रहे हैं। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड किसका पार्ट होगा? तो ये भी ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये मेन रेवेन्यू है जो कि जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, मेन रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है। लीजिंग रेंटल्स पेड फॉर द वेरियस ब्रांचेस, लीज रेंट पेड किया गया है वेरियस ब्रांचेस का, ये क्या होगा? तो ये भी ऑपरेटिंग है, क्योंकि मेन एक्सपेंस है ऑपरेशंस का। सर्विस टैक्स पेड किया गया है, तो ये क्या ऑपरेशन है? मेन एक्सपेंस ऑफ द ऑपरेशन है। फर्नीचर परचेस्ड फॉर द न्यू ब्रांच, ये क्या है? तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, क्योंकि एसेट परचेस की गई है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपग्रेडेड बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ये क्या है? तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि परचेस किया गया है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, परचेस किया गया फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। परचेस ऑफ द शेयर्स इन 100% सब्सिडरीज फॉर ऑपरेटिंग अ ब्रांच इन द अबू धाबी, सब्सिडरीज परचेस की गई है। तो ये क्या है? ये इन्वेस्टिंग है, ये यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचा गया है, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इसके बाद क्या है? न्यू कार्स परचेस की गई है फ्रॉम द होंडा डीलर्स इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड कार्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट पेड इन द कैश, रिमेनिंग अमाउंट पेड की गई कैश के अंदर। तो जो न्यू कार परचेस की गई है फ्रॉम द होंडा डीलर इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड कार, एंड जो पेमेंट कैश के अंदर किया गया है, तो जो कैश का पेमेंट है सिर्फ वही इन्वेस्टिंग होगा, बाकी तो क्या होगा? तो बाकी के अंदर तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि न्यू परचेस की ओल्ड देकर, तो उसके अंदर तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। जो पेड किया कैश के अंदर वही सिर्फ कैश का पार्ट है, और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानेंगे हम लोग। प्रोविडेंट फंड पेड फॉर द एम्प्लॉयज़, ये क्या है? तो ये ऑपरेटिंग है। इश्यूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, तो ये क्या है? ये कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर कैश फ्लोज ही नहीं हो रहा है। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेकन फ्रॉम पेरेंट कंपनी हैविंग द मल्टीपल बिजनेसेस, पेरेंट कंपनी के मल्टीपल बिजनेसेस है एंड मल्टीपल सेगमेंट्स है, आइडेंटिफाइड करके बताए ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर। इश्यूड प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया गया, ये क्या एक्टिविटी होगी? तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। परचेस द शेयर्स ऑफ 100% सब्सिडरी कंपनी, ये क्या होगा? तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी, ये क्या होगा? तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम द अदर कंपनी, तो ये क्या होगा? तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। उसके बाद क्या है? तो बोनस शेयर्स इश्यूड, बोनस शेयर्स को इश्यू किया गया है, तो ये क्या होगा? तो बोनस शेयर इश्यू के अंदर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पर कोई कैश फ्लो नहीं होगा। परचेस्ड लाइसेंस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेशल ड्रग्स, परचेस किया गया है लाइसेंस किसका? फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेशल ड्रग्स, तो ये क्या होगा? तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम द गुड्स
पेटेंट बाय द कंपनी, रॉयल्टी रिसीव की गई है गुड्स से जो कि पेटेंट किया गया था बाय द कंपनी, तो ये क्या होगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगी हमारे लिए। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, लेट आउट किया गया है, नॉट मेन बिजनेस, लेट आउट मेन बिजनेस नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे लिए, तो ये होगा हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द लोन्स एंड द एडवांसेस गिवन, तो ये इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये क्या होगा हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। अभी हम लोग बैंक नहीं है, याद रखना, अभी हम लोग कौन नहीं है, बैंक नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा। अभी हम लोग बैंक नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं होगा। ये हमारे लिए कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। 9 के बाद 10 देखते हैं, डिविडेंड पेड किया गया है, तो ये क्या होगा, तो ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी। इंटरेस्ट पेड ऑन द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हमारे लिए क्या होगा, तो ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी। परचेस गुडविल किया गया है, तो ये क्या होगा, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। एक्वायर्ड किया गया है एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो कि इश्यूड किया गया है बाय द इक्विटी शेयर इश्यूड करके ना एक्वायर्ड की गई है एसेट्स को, नॉट पार्टेनिंग एनी कैश, और कोई भी कैश दिया नहीं गया, तो यहाँ तो कैश ही इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तो कंसिडर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो कैश फ्लोज ही नहीं हो रहा है। 13 के अंदर देख रहे हैं, 13 हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, 14 देखेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड किया गया, ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी। याद रखना, इंटरिम डिविडेंड पेड हमारे लिए क्या होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगी। इंटरिम डिविडेंड हमने पेड किया गया, ये हमारे लिए क्या होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। उसके बाद देखते हैं, डिसॉल्व the 100% subsidiary and receive the amount in final settlement, डिसॉल्व कर दिया 100% ऑफ द सब्सिडरी और अमाउंट रिसीव की गई है फाइनल सेटलमेंट के लिए, ये हमारे लिए क्या होगी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, एक एंटिटी एंटर करे इनटू द फैक्टरिंग अरेंजमेंट एंड रिसीव करिए मनी फ्रॉम द फैक्टर्स, एग्जामिन करके बताइए जो स्टेट ट्रांजेक्शन एंड स्टेट करके बताइए कि कैसे हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज के अंदर। तो सॉल्यूशन देखते हैं, अंडर फैक्टरिंग एग्रीमेंट इट नीड टू बी असेस, हमको देखना पड़ता है वेदर कैश जो अरेंजमेंट की गई है वो रिकोर्स के अंदर है या तो नॉन रिकोर्स के अंदर है। अगर रिकोर्स फैक्टरिंग की गई है तो जो भी कैश रिसीव्ड होगा उसको क्लासिफाइड किया जाएगा एज अ फाइनेंसिंग कैश इनफ्लोज, मतलब उसको फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा, फाइनेंसिंग कैश इनफ्लोज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर रखा जाएगा। एज द एंटिटी कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द रिसीवेबल्स एंड, क्योंकि एंटिटी कंटिन्यू कर रही है मतलब एंटिटी अपनी बुक्स के अंदर अभी भी रिसीवेबल बता रही है इसलिए, एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टरिंग इज इंटेंडेड अ लायबिलिटीज़, और अमाउंट जो भी रिसीव्ड की जाएगी फैक्टर के पास से, मतलब जो भी पैसा उसके पास से मिला है उसको हम लोग लायबिलिटी के तौर पर दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। दी सब्सटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज फाइनेंसिंग, सब्सटेंस इसका क्या है, फाइनेंस करना है। एज एन एंटिटी रिटेन सब्सटेंटियली ऑल द रिस्क एंड द रिवॉर्ड, अभी एंटिटीज़ के पास ही पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, मतलब जो रिसीवेबल्स है वो अभी भी बैलेंस शीट के अंदर दिखेंगे हमको, कंपनी के एंटिटी के बैलेंस शीट के अंदर ये दिखेगा, इसलिए जो भी फैक्टरिंग से पैसा मिला गया है उसको हम लोग लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे, उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मानेंगे, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड अभी भी किसके पास रहेगा, रिसीवेबल्स का एंटिटी के पास रहेगा ऑफ द फैक्टर रिसीवेबल्स। व्हेन द कैश इज कलेक्टेड, जब भी कैश कलेक्ट किया जाएगा फैक्टर के द्वारा, फैक्टर को जो हमने रिसीवेबल्स दिए थे और फैक्टर के पास वो रिसीवेबल्स का कलेक्शन आ गया है, द लायबिलिटीज़ एंड द रिसीवेबल बी डी रिकॉग्नाइज, उस केस के अंदर हम लोग लायबिलिटीज़ और ये जो रिसीवेबल है इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, मतलब जो हमने लायबिलिटीज़ क्रिएट करी थी फैक्टरिंग करते समय, फैक्टर की लायबिलिटीज़ जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो उसके पास से पैसा मिला था वो उसको क्या कर देंगे हम लोग, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, और जो रिसीवेबल है उसको भी डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर दिस, जो भी डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है कि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है, बिकॉज द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़ एंड द फैक्टर्ड रिसीवेबल्स डस नॉट रिजल्ट इन द कैश फ्लोज, और ये हमको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा जब ये पैसा मिल जाएगा, जब यहाँ पर हम लोग डी रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये डी रिकॉग्नाइज करते समय हम इसको क्या मानेंगे कि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। पहले हमने उसको क्या माना, फाइनेंसिंग कैश इनफ्लोज है, जब उसने पैसे दिए, जब हमारे पास रिस्क एंड रिवॉर्ड था तब, और जब फैक्टर को कलेक्ट हो गया पैसा, फैक्टर को कलेक्ट हो गया रिसीवेबल्स का पैसा, तो उस टाइम पे हम लोग इसको नॉन कैश ट्रांजेक्शन मानेंगे, जब हम लोग डी रिकॉग्नाइज करेंगे किसको, रिसीवेबल्स को, एंड ये जो लायबिलिटीज़ हमने क्रिएट की थी फाइनेंशियल उसको, जो फैक्टर के पास से मिला था उसको, दोनों को, बिकॉज द सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज़ एंड द फैक्टर्स रिसीवेबल डस नॉट रिजल्ट इन द कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ पर कोई कैश फ्लोज नहीं हो रहे थे। द नेट इम्पैक्ट, जो नेट इम्पैक्ट होगी इस ट्रांजेक्शन्स की ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रेजेंट अ कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग बताएंगे, बट देर इज़ नो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज फ्रॉम द ओरिजिनल सेल्स टू द एंटिटीज़ कस्टमर्स। यहाँ पर हम लोग पहले जब फैक्टर के पास से मिला था तो उसको फाइनेंसिंग बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स और लायबिलिटीज़ जो फाइनेंसिंग की थी उसको जब हम लोग डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग उसको ऑपरेटिंग नहीं बताएंगे, क्योंकि कैश इनफ्लोज ही नहीं हो रहा है।
कैश फ्लोज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ओरिजिनल सेल्स के अंदर ऑपरेटिंग के अंदर हम लोग नहीं बताएंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर क्या होगा, तो नॉन रिकोर्स के अंदर क्या होता है कि अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इस केस के अंदर हम लोग बैलेंस शीट के अंदर से ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल देते हैं, और जो भी पैसा हमको मिलता है वो हम लोग ले लेते हैं फैक्टर्स के पास से, और फैक्टर्स का अगर बैड डेट कुछ भी होता है तो फैक्टर्स का हो जाता है, फिर वो हमारा नहीं रहता। तो व्हेन एन एंटिटी डी रिकॉग्नाइज, जब डी रिकॉग्नाइज कर देगी फैक्टर रिसीवेबल्स को, मतलब जो भी रिसीवेबल है उसके बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, अगर उसको डी रिकॉग्नाइज कर देगी वो एंड रिसीव कर लेगी, उसके बदले के अंदर कैश फ्रॉम द फैक्टर, कैश मिल जाएगा उसके बदले में फैक्टर के पास से, तो जो कैश रिसिप्ट होगी उसको क्लासिफाइड किया जाएगा ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस। इस केस के अंदर उसको हम लोग ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस बताएंगे। दिस इज बिकॉज क्योंकि एंटिटी रिसीव कर रही है कैश इन एक्सचेंज ऑफ द रिसीवेबल्स दे के कैश ले रही है, दैट अरोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आता है। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। फाइंड आउट करना है कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दे दिया गया एबीसी लिमिटेड का 31 मार्च 2022 का, सेल्स दे दिया गया है, लेस किया गया कॉस्ट ऑफ द सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स, ये सारी हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है, और नीचे बैलेंस शीट दी गई है हमको। सॉल्यूशन देखते हैं, कैश फ्लो देखेंगे फ्रॉम द ऑपरेशंस डायरेक्ट मेथड के हिसाब से देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में हमको स्टार्ट कैसे करना होता है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट से हमको स्टार्ट नहीं करना होता, मतलब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इससे स्टार्ट करना नहीं होता है, हमको यहाँ पर कैश से स्टार्ट करना होता है। सारी कैश की आइटम्स यहाँ पर लिखनी होती है, और जो ऑपरेशन से होती है। तो कैश सेल्स हम लोग देखेंगे, तो कैश सेल्स कितना दिया गया है हमको, यहाँ पर सेल्स दिया गया 5 लाख रुपये का, और 5 लाख के अंदर ये जो रिसीवेबल्स और ये जो रिसीवेबल्स है इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस बाय ओपनिंग ऐसा होता है। यहाँ पर देखेंगे सेल्स 5 लाख रुपए का, इसके अंदर से लेस करेंगे हम लोग क्लोजिंग कितना है 10,000 रुपये का है, तो यहाँ पर ये 10,000 रुपये का ट्रेड रिसीवेबल्स था, इसको माइनस करेंगे, और ओपनिंग कितना था 7,000 रुपये का था, तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, सेल्स जो कितना था 5 लाख रुपए का, उसमें ऐड किया हमने 7,000 रुपये का किया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लेस करेंगे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो हमारे पास कैश रिसिप्ट आ जाएगी कि पूरे साल के अंदर कितनी कैश रिसिप्ट हमारे पास आई है। तो कैश रिसिप्ट आ गए 4,97,000, यानी ये कलेक्शन फ्रॉम दी डेटल्स भी बोल सकते हो आप इसको। तो 4,97,000 की कैश रिसिप्ट आ गई है, तो कैश सेल्स के अंदर लिख देंगे। जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं कैश फ्लोज ऑपरेशंस का, वो वहाँ पर लिखेंगे 4,97,000, इसमें से लेस करेंगे कैश परचेस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको दिया गया होगा कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्स कितना है 3,50,000 का, इसमें से ट्रेड पेबल्स देखना है क्लोजिंग माइनस बाय ओपनिंग वाला। तो ट्रेड पेबल्स यहाँ पर कितना है, ट्रेड पेबल्स सॉरी यहाँ पर पहले परचेस निकालना पड़ेगा, तो COGS में से परचेस निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद से माइनस करेंगे यहाँ पर। तो COGS हमको कितना दिया गया था, COGS दिया गया था 3,50,000 का, इसमें से पहले इन्वेंटरीज देख लेंगे। इन्वेंटरीज का क्लोजिंग और ओपनिंग दे दिया गया है हमको कितना 13,000 रुपये का, और क्लोजिंग दे दिया कितना 12,000 रुपये का। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, 13,000 का जो ओपनिंग है उसको माइनस करेंगे, और क्लोजिंग इन्वेंटरीज जो है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ पर COGS जो 3,50,000 था उसमें ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी 12,000 रुपये का, और लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंटरीज कितना है 13,000 रुपये का, तो हमारे पास परचेस निकल के आ जाएगा। परचेस कितना है 3,49,000 का। अब इसके अंदर हम लोग ट्रेड पेबल्स देखेंगे, तो ट्रेड पेबल्स हमारा कितना है, ट्रेड पेबल्स हमारा दे दिया गया है ओपनिंग 8,000 का है और क्लोजिंग 12,000 का है। तो ओपनिंग जो होगा उसको ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग जो होगा उसको लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, जितना हमने पेमेंट किया गया होगा क्रेडिटर्स का वो हमको मिल के आ जाएगा यहाँ पर 3,45,000 का। तो ये 3,45,000 हम लोग कहाँ लिख देंगे, लेस करेंगे कैश सेल्स में से 3,45,000। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है, ओवरहेड्स क्या सा है, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स दिया गया है कितना 55,000 का हमको दिया गया है। तो इसके अंदर भी नोट लगाएंगे हम लोग ओवरहेड्स 55,000 का। इसका भी पेबल्स जो है ये पेबल्स फॉर एक्सपेंसेस जो है ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया है, तो इसको भी हमको इफेक्ट देनी पड़ेगी इसकी। इसका ओपनिंग दे दिया गया हमको 7,000 रुपये का, और क्लोजिंग दे दिया गया 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ओवरहेड 55,000 का, ऐड करेंगे ओपनिंग 7,000 रुपये का, लेस करेंगे क्लोजिंग 10,000 रुपये का। तो पेमेंट फॉर दी ओवरहेड कितना किया गया 52,000 का किया गया, तो ये 52,000 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो हमको दिया गया वो क्या है, डेप्रीशिएशन दिया गया, तो ये तो नॉन कैश आइटम्स है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट पेड है, ये इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज़ है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ऑपरेशंस का ही बना रहे हैं। इसलिए लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट
ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिंग आइटम्स है। तो ये तीनों यहाँ पर हमारे इफेक्ट आ गई और टोटल निकालेंगे तो कैश प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ जाएगा 1 लाख रुपये का। इसमें से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना होगा, तो टैक्स तो जितना दिया गया था उतना ही रहेगा, 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे तो 70,000 का हमारा कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी को किस मेथड से बनाएंगे, इसी को हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करते हैं। तो वो कितना है, 53,000 है। इसमें ऐड बैक या तो लेस कर देंगे क्या, जो कि नॉन कैश आइटम्स है, या तो जो ऑपरेशंस के आइटम्स नहीं है उसको ऐड बैक कर देंगे, मतलब जो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग के आइटम्स है उसको ऐड बैक कर देंगे या तो लेस कर देंगे, जो भी होगा वहाँ पर इफेक्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53,000 का था। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो सेल्स है ये तो बरोबर है, ये जो COGS है ये भी बरोबर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स जो है ये इसका पार्ट नहीं होता। तो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स ये इसका पार्ट नहीं होता। और ये क्या प्रॉफिट में से निकाला गया है, ये प्रॉफिट में से निकाला गया है। और बिल्कुल ये हमारा वर्किंग चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। तो इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर हमको दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, पेबल्स फॉर एक्सपेंसेस दिए गए 7,000 ओपनिंग का और क्लोजिंग 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोग वो देखेंगे कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना हो रहा है। तो इंक्रीज़ इन द पेबल एक्सपेंस हो रहा है 3,000 से। यहाँ पर हमको दिया गया है इंक्रीज़ इन द पेबल एक्सपेंस 3,000। ये कैसे आ रहा है, तो 7,000 का ओपनिंग था, क्लोजिंग में कितना है 10,000 का है। तो कितना इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पर हमको वर्किंग कैपिटल के अंदर जितना चेंज होता है वो लिखना होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 3,000 का हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज़ इन द पेबल एक्सपेंसेस 3,000। ये हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस के अंदर लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या दिया गया है हमको, उसके बाद दिया गया डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या है, तो नॉन कैश आइटम है, तो इसको हमको प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। तो ये डेप्रीशिएशन हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये डेप्रीशिएशन लिखेंगे हमको यहाँ पर ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये पहले से निकाला हुआ था, हमको ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन पहले से निकाला हुआ था, ये 53,000 के अंदर डेप्रीशिएशन निकाला हुआ था पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ऐड बैक कर देंगे इस डेप्रीशिएशन को 7,000 का। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कितना है, इंटरेस्ट पेड है 3,000 रुपीज़ का। तो ये जो इंटरेस्ट पेड है ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है और ये चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल में आता नहीं है, क्योंकि ये इंटरेस्ट पेड है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को फिर से ऐड बैक करना पड़ेगा। ये निकाला गया है इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐड बैक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे 3,000 रुपीज़ का। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट 2,000 रुपीज़ का है। तो ये भी हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो इसको भी ऐड बैक कर देना पड़ेगा। तो इसको भी ऐड बैक कर देंगे 2,000 से। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी हमारा सब हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का चेंजेस जो हो रहा है वो देखना पड़ेगा, उसकी इफेक्ट देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग करंट एसेट्स के अंदर जाएंगे। करंट एसेट्स के अंदर देखेंगे तो इन्वेंटरी 13,000 की थी ओपनिंग के अंदर और क्लोजिंग के अंदर कितनी हो गई, वो 12,000 की हो गई। मतलब 1,000 का क्या हो गया, डिफरेंस आया। तो डिक्रीज़ हो गई, डिक्रीज़ हो गई क्या, इन्वेंटरी डिक्रीज़ हो गई। इन्वेंटरी 1,000 रुपये से, तो उसको ऐड बैक कर देंगे। इंक्रीज़ इन द ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स जो था वो कितना हो गया, 7,000 था और 10,000 हो गया। मतलब क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज़ हो गया, हाँ ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का इंक्रीज़ यहाँ पर लिखेंगे, इसको नेगेटिव के अंदर लिखेंगे 3,000। यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारा करंट एसेट्स है अगर उसके अंदर इंक्रीज़ होता है तो हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे, और करंट लायबिलिटीज़ है अगर उसके अंदर इंक्रीज़ होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। अभी देखेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स की इफेक्ट शायद हमने दे दी थी पहले ही। ट्रेड पेबल्स जो है वो 4,000 से हम लोग क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी इफेक्ट आ जाएगी। कैसे, 4,000 8,000 का था और 12,000 हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ हो रहा है कितना, 4,000 का। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे इंक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल्स, सॉरी ट्रेड पेबल्स कितना है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो 4,000 से इंक्रीज़ हो रहा है ट्रेड पेबल्स। तो 8,000 का था 12,000 हो रहा है, मतलब 4,000 से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर ऐड बैक कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे इंक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल्स 4,000। और उसके बाद देखेंगे हम लोग पेबल्स फॉर द एक्सपेंसेस दिए गए 7,000 से 10,000 हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है 3,000 से। तो ये भी यहाँ पर इंक्रीज़ इन द पेबल्स फॉर द एक्सपेंसेस 3,000, ये भी यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अभी इसके बाद टोटल करेंगे तो हमारे पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा कितना, 70,000 का।
70,000 का आ गया। ये दोनों सेम रहेगा, डायरेक्ट मेथड लगाओ या इनडायरेक्ट मेथड लगाओ, दोनों के अंदर ये सेम आएगा रिजल्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी नेट कैश जनरेट हो रहा है वो, और ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था ये तो हमारा लास्ट में टोटल आने वाला होता है, जो कि ओपनिंग या क्लोजिंग का जो भी होता है वो हमारा लास्ट में आता है। नेट कैश फ्लोज जो ऑपरेटिंग से निकलता है, फाइनेंसिंग से निकलता है, इन्वेस्टमेंट से निकलता है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 7। फर्म इन्वेस्ट कर रही है इन द 5 years बॉन्ड ऑफ द अनदर कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए। कैसे? बाय पेइंग द 5 लाख रुपीज़। द इफेक्टिव रेट उसका कितना है? 15% है। जो फर्म है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं प्रोपोर्शनल बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट को इन इट्स इनकम स्टेटमेंट्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द बॉन्ड। पूरे पीरियड के दौरान में, मतलब यहाँ पर अक्रूवल बेसिस के ऊपर उसका इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब मैच्योर्ड होगा तब उसका इंटरेस्ट और जो रिडीमेबल अमाउंट है वो दोनों मिल जाएगी। मतलब जो अब रिडीमेबल अमाउंट होगी उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिल जाएगी। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आंसर कीजिए फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ द इंटरेस्ट इनकम, कैसे जो इंटरेस्ट इनकम है उसको ट्रीट किया जाएगा इन द कैश फ्लोज स्टेटमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बॉन्ड। और सेकंड देखते हैं मैच्योरिटी के टाइम पे वेदर क्या जो रिसिप्ट 10 लाख रुपए की जो हमको मिल रही है शुड बी स्प्लिट, क्या उसको स्प्लिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट इनकम एंड रिसिप्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। इंटरेस्ट इनकम जो होती है उसको ट्रीट किया जाता है एज एन इनकम ओवर द पीरियड ऑफ द बॉन्ड, मतलब जितना पीरियड का बॉन्ड है उसके हिसाब से इंटरेस्ट की इनकम, उसके हिसाब से इंटरेस्ट की इनकम को ट्रीट किया जाता है। मतलब उसके हिसाब से इंटरेस्ट की इनकम हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं इन द इनकम स्टेटमेंट के अंदर। हाउएवर देयर विल बी द नो कैश फ्लोज इन दिस ईयर्स, मतलब ये सिर्फ अक्रूवल होता है, मिला नहीं होता, तो यहाँ पर कोई भी कैश फ्लोज नहीं होता इन ईयर के अंदर जब ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग तब तक, बिकॉज क्योंकि कोई कैश नहीं रिसीव्ड हुआ होता है। इसलिए ऑन द मैच्योरिटी जो रिसिप्ट है 10 लाख रुपए की उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये जो 10 लाख की रिसिप्ट है इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड करेंगे। उसके अंदर बाइफर्केशन देंगे कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो कितनी है एंड मनी रिसीव्ड ऑन द रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड है वो कितना है, मतलब इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मानेंगे। और उसके अंदर भी बाइफर्केशन करेंगे कि इंटरेस्ट इनकम कितनी है और मनी रिसीव्ड जो रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड पर मिला है वो कितना है। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। एक्स लिमिटेड पेड कर रही है एडवांस टैक्स अमाउंटिंग 5,30,000 ड्यूरिंग द करंट ईयर। आउट ऑफ द अबाउ पेड टैक्स 30,000 जो है वो किसके लिए है? कैपिटल गेन के लिए पेड किया गया है। अंडर विच एक्टिविटीज़, किस एक्टिविटीज़ के अंदर जो सेट टैक्स है उसको क्लासीफाइड किया जाएगा इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द एक्स लिमिटेड। जो कैश फ्लोज है जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द टैक्स ऑन द इनकम शुड बी क्लासीफाइड एज अ कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लोज जो भी अराइज हो रहा है टैक्स से, जो कि ऑन द इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लगा उससे जो भी कैश फ्लोज हो रहा है उसको हम लोग कैसे क्लासीफाइड करेंगे? कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्लासीफाइड करेंगे जब तक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता कि ये फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का है, तब तक हम उसको ऑपरेटिंग मानेंगे। इन द केस ऑफ द एक्स लिमिटेड के केस के अंदर जो टैक्स का अमाउंट 30,000 है वो स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेट कर रहा है और जो 5 लाख का अमाउंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेट कर रहा है। तो इसीलिए जो 30,000 है उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मानेंगे और 5 लाख को हम लोग क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मानेंगे। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। एक्स लिमिटेड एक्वायर कर रहा है फिक्स एसेट ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम द वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग द लायबिलिटीज़ ऑफ द 8 lakhs ऑफ द वाई लिमिटेड एंड बैलेंस जो अमाउंट है वो पेड किया जा रहा है कैश के अंदर। कैसे एक्स लिमिटेड इसको ट्रीट करेगा? सारे आइटम्स को इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन जो होता है वो रिक्वायर्ड नहीं करता कि यूज़ करना है कैश या तो कैश इक्विवेलेंट को, shall be excluded from the स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज के अंदर से इसको एक्सक्लूड किया जाता है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर से। एक्स लिमिटेड शुड क्लासीफाइड द कैश पेमेंट, जो ये 2 लाख का कैश पेमेंट है उसको क्लासीफाइड किया जाएगा अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। मतलब ये जो क्या था 10 लाख का था और 8 लाख की लायबिलिटीज़ ली है। 10 लाख का हमने क्या लिया है? फिक्स एसेट लिया है जिसके बदले में 8 लाख की लायबिलिटीज़ हमने उनकी ले ली है और बाकी के जो 2 लाख थे वो कैश के अंदर पेड किया है। तो बाकी के जो 2 लाख है वो उसी के अंदर सिर्फ कैश का ट्रांजेक्शन हुआ, उसी के अंदर कैश फ्लोज हुआ, तो सिर्फ वो 2 लाख जो है उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बताएंगे और ये जो जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो उसको तो हम लोग बताएंगे ही नहीं। तो द नॉन कैश ट्रांजेक्शंस लायबिलिटीज़ एंड द एसेट शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स। ये जो नॉन कैश जो ट्रांजेक्शन किया हमने इसको हम लोग नोट्स के अंदर डिस्क्लोज करेंगे इन द टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नोट्स लगाकर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे कि ऐसा 10 लाख की हमने एसेट परचेस की है जिसमें से 8 लाख की हमने लायबिलिटीज़ ले ली है और 2 लाख हमारा कैश फ्लोज हुआ है। वो 2 लाख हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बताएंगे और बाकी के जो 8 लाख रुपए है इसको हम लोग डिस्क्लोज करेंगे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर।